पिता नहीं शैतान था वो, और शैतान का अंत होना चाहिए। ये शब्द एक बेटे ने अपने पिता के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया था पिता ने जिसके चलते बेटे को उसे शैतान से कंपेयर करना पड़ा? क्या थी 2.5 साल से चली आ रही वो दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर हर किसी का सर शर्म से झुक गया? क्यों लोगों को लग रहा है कि बेटे ने अपने ही पिता को सजा दी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे संग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा से, जहां कोसीकला नाम का एक थाना क्षेत्र मौजूद है। और इसी क्षेत्र में गोपाल बाग चौकी के नजदीक इस्लामपुर रोड पर एक कॉलोनी स्थित है, जिसका नाम है भवानी। भवानी कॉलोनी हमेशा ही लोगों की चहल पहल से गूंजती रहती है, गुलजार रहती है। यहाँ कई परिवार मिलजुल कर एक साथ रह रहे थे, जिनमें एक फैमिली पवन चौधरी की भी थी। पवन की उम्र करीब 55 साल के आसपास थी और वो मूल रूप से राजधानी के जिला डींग से ताल्लुक रखता था। पवन की फैमिली में उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था, जबकि पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इसलिए पवन ही अपने परिवार का ख्याल रखता था, वो सारी जिम्मेदारी उठाया करता था। उसकी दोनों बेटियां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि जो उसका बेटा था उसकी उम्र करीब 15 साल थी और वो अपने पिता के ही पास रहता था। हालांकि बेटियां भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक बेटी की उम्र जहां 13 साल थी, तो वहीं दूसरी 14 साल की नाबालिग लड़की थी, जो अपनी मां को खोने के बाद काफी अकेली पड़ गई थी। उनकी कमी बेटियों को बहुत ज्यादा खलती थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी, तो पवन का बेटा ही घर के कामकाज सब कुछ संभाला करता था, जबकि पवन भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। लेकिन उसे तब सुकून मिल जाता जब हॉस्टल की छुट्टियों में उसकी दोनों बेटियां घर आ जाती थी, जो पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया करती थी, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और तारीख आती है 26 अक्टूबर साल 2025। दोपहर के लगभग 1:50 का वक्त था। इस दौरान पवन अपने छोटे भाई के घर में जाता है और यहाँ पे आने के बाद अपने तीनों बच्चों को आवाज लगाता है, जो कि दिवाली की छुट्टियों में अपने चाचा के पास आए हुए थे, ताकि सब साथ मिलकर दिवाली मना सके। वहीं बच्चों के आने की वजह से उनके चाचा चाची भी काफी ज्यादा खुश थे कि घर में रौनक आ गई। इसके बाद सब मिलकर दिवाली मनाते हैं और फिर 26 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे पवन चौधरी अपने भाई के घर पहुंचता है और अपने बच्चों से कहता है कि अगर तुमने दिवाली का त्योहार मना लिया हो, तो अब घर चलने की जो तैयारी है वो शुरू कर दो। यहां रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए चलो अब अपने गांव वापस चलते हैं। ये बात जैसे ही पवन की दोनों नाबालिग बेटियां सुनती हैं, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। उन्हें एक डर सताता है, उनकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगता है और वो जल्दी से जाकर अपने चाचा के कमरे में छुप जाती है, ताकि पवन उन्हें अपने साथ ना ले जाए। इधर पवन बेटियों को बार बार आवाज लगाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है कि मेरे संग वापस चलो, पर वो उसके सामने आने से कतराती हैं, डरती हैं। ये देखकर पवन को गुस्सा आने लगता है कि तभी पवन का बेटा, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, वो यहाँ पे आ जाता है और अपने पिता को देखने के बाद बहनों की तरह घर में जाकर छुप जाता है। जी हाँ, ये बात पवन के छोटे भाई और उसकी पत्नी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि जिस पिता के साथ बच्चे इतने सालों से रह रहे थे, वो उसी से इतना क्यों डर रहे थे, और डर था तो किस बात का था? ये बात पवन के भाई को समझ में नहीं आ रही थी। वहीं पवन को भी अपने बच्चों का ये व्यवहार परेशान कर रहा था, इसलिए वो अब गुस्से में तीनों को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और फिर मेरे साथ घर चलो। अपने पिता की बात सुनकर दोनों लड़कियां अब रोना शुरू कर देती हैं। ये देखकर पवन का बेटा कमरे से बाहर निकल के आता है और पवन से कहता है कि पापा, मुझे लगता है कि ये दोनों चाचा के घर से जाना नहीं चाहती, इनका मन नहीं जाने का, इसलिए आप इन्हें यहीं पर छोड़ दो। वैसे भी जो हॉस्टल की छुट्टियां हैं वो खत्म होने में टाइम है, इसलिए आप जबरदस्ती मत करो। पवन जैसे ही अपने बेटे की ये बात सुनता है, तो वो मानो गुस्से से तिलमिला उठता है और फौरन कमरे में जाकर जबरन बेटियों को साथ ले जाने लगता है। लेकिन जब वो उसका विरोध करती है, तो वो उन्हें बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर पवन का बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसी वक्त अपने थैले से एक बड़ा सा धारदार हथियार निकालता है, पिस्तौल निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि अगर मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो मैं जान ले लूंगा। जिस वजह से अब पवन का बेटा जो था वो पीछे हट जाता है, जबकि पवन के छोटे भाई को उसका ये रूप
काफी अजीब लगता है, काफी ज्यादा चौंकाने वाला। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई अगर बेटियां जाना नहीं चाहती हैं तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, कुछ दिन और यहां पे रहने दो। लेकिन पवन उसकी एक बात नहीं सुनता, बल्कि अब तो उसने जिद पकड़ ली थी कि वो अपने बच्चों को यहां से किसी भी हाल में लेकर ही जाएगा। इसके बाद पवन अपने बेटे से कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो चल सकता है, और अगर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, पर वो अपनी बेटियों को यहां पे नहीं छोड़ेगा। जबकि बच्ची अपने ही पिता के संग जाने से खौफ खा रही थी। अपनी बहनों को इस तरह से कपकपाता हुआ देखकर पवन का बेटा उसे काफी समझाता है, पर जब वो नहीं मानता तो भागते हुए अपने ताऊ के घर जाता है और उनके बड़े बेटे, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, उसे रोते हुए पूरा मामला बताता है। इसके बाद वो लड़का पवन के बेटे को शांत करता है और उससे कहता है कि भाई तुम फिक्र मत करो, हम एक काम करते हैं, मैं पवन चाचा को पीछे से पकड़ूंगा और तुम मौका मिलते ही उनके हाथ में जो हथियार है उसे कैसे भी करके छीन लेना। यह आइडिया पवन के बेटे को भी ठीक लगता है, इसलिए दोनों अब अपने चाचा के घर आ जाते हैं, जहां पवन को देखते ही उसका भतीजा उसे पीछे से पकड़ लेता है, जबकि पवन का बेटा उसके हाथ से हथियार छीनकर अपने कब्जे में कर लेता है। साथ ही अपने पिता से कहता है कि वो फौरन ही यहां से निकल जाए, क्योंकि उसकी बहनें पवन के साथ जाना नहीं चाहती, तो वो भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। पर पवन तो एकदम बौखलाया हुआ था, उसे किसी का कोई होश नहीं था। वो अपनी ही बेटियों को गालियां देने लगता है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो मारने की भी धमकी देता है कि जान से मार दूंगा, जिसके बचाव में पवन का बेटा उस पर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक कई सारे वार करके अपने पिता की जान लेने की कोशिश करता है। पवन के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसके बेटे ने वार ना किया, फिर चाहे वो सर पर हो या फिर पैर पर, चेहरे पर हो या हाथ पर, सभी जगह धारदार हथियार के निशान थे। पर इतना जख्मी होने के बाद भी पवन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो बराबर अपने बेटे का मुकाबला कर रहा था और उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसका भतीजा पिस्तौल से उस पर फायर कर देता है और वो गोली सीधा पवन के सीने में लगती है। लेकिन अब भी उसकी थोड़ी जान बाकी थी, इसलिए भतीजा फिर से उस पर वार करता है और ऐसे वार कर करके इस तरह से जान ले लेता है। अब क्योंकि पवन पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था, जख्मी था, इसलिए वो 2 गोली लगने के बाद जमीन पर गिर जाता है और उसके जिस्म से खून बहने लगता है। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घर में आना शुरू हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई है जो गोलियां चल गई हैं। और देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है, पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 15-15 साल के लड़कों ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, क्यों पवन के बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। क्या सिर्फ बात बहनों को जबरदस्ती घर ले जाने की थी, या फिर मामला कुछ ऐसा था जो सामने से दिख ही नहीं रहा था। अब इस बात का पता सिर्फ पुलिस ही लगा सकती थी, इसलिए पड़ोसी तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनते ही एसपी देहात, सीओ और कोसी कला के थाना अध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहीं गोपाल बाग के चौकी इंचार्ज को भी यहां आने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर पवन के छोटे भाई के घर में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते वहां पे जांच शुरू हो जाती है। वहां पर बॉडी थी जो बदहवास हालत में थी, जिसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, सीने में 2 गोलियां लगी हुई थी, जबकि इसे मारने वाले भी यही मौजूद हैं, जो पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं। दरअसल पुलिस के घर में आने के बाद बॉडी की हालत देखकर यहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ की जाती है कि किसने ये सब किया है। तब पवन का बेटा और भतीजा आगे आते हैं और पुलिस से बिना डरे कहते हैं कि हम दोनों ने इसकी जान ली है। अब क्योंकि पवन को मारने वाले यहीं पे मौजूद थे, तो पुलिस को ज्यादा छानबीन करने की आगे जरूरत नहीं पड़ती है और पुलिस वाले सबसे पहले पवन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और फिर दोनों लड़कों को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, जहां उन्हें सामने बैठाकर पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने पवन की जान क्यों ली। तब पवन का बेटा ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानी सुनाता है कि हर किसी का सर शर्म से झुक जाता है। यहां तक कि पुलिस से लेकर थाने में जितने भी लोग मौजूद थे ना, वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। और मीडिया के पास जब ये कहानी पहुंचती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें लगने लगता है कि पवन के साथ जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, बिल्कुल सही हुआ। उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी, जो उसने काम किया था उसका हकदार वो इसी तरीके से था। दरअसल एक तरफ जहां पवन घर के बाहर एक अच्छा पिता बनने का नाटक करता था ना, तो घर के अंदर किसी दरिंदे से कम नहीं था, जो अपनी ही बेटियों के साथ 2.5 साल से गंदा काम कर रहा था। जी हाँ,
आपको शायद यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पवन, जिसकी 2 बेटियां थी, वो एक बाप था, वो अपनी बेटियों के संग गलत काम कर रहा था साल 2023 से, जबकि वो दोनों तो अभी नाबालिग थी। जैसा कि हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि उनमें से एक बच्ची की उम्र करीब 13 साल थी और वहीं दूसरी बच्ची भी करीब 15 साल की थी। यानी जिस उम्र में लड़कियां अपने पेरेंट्स, खासकर पिता के सबसे ज्यादा करीब होती हैं, वही पवन की बेटियां उससे डरती थीं। वो उसके करीब आने से थर थर कांपने लगती थीं। इसी वजह से वो हॉस्टल से घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि घर आते ही पवन उनके साथ दरिंदगी दिखाता था। वो कभी छोटी बेटी के पास जाता तो कभी बड़ी बेटी के पास, जिस वजह से दोनों बेटियां घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही थीं। पर हॉस्टल जाने के बाद वो अपना हर दुख दर्द भूल जाती है, लेकिन घर आते ही सब कुछ फिर से शुरू हो जाता था। वो उनके साथ गलत हरकतें करता और इतना ही नहीं, उन्हें मारता, पीटता, उन्हें धमकाता कि अगर उन्होंने किसी के सामने अपनी जुबान खोली, किसी को भी सच्चाई पता लगने दी, तो वो उन्हें और ज्यादा परेशान करेगा। और इतना परेशान होने की हिम्मत बच्चियों के अंदर नहीं थी। इसलिए उन्होंने 2.5 सालों में कभी भी किसी को अपने पिता की करतूत के बारे में नहीं बताया। जो होता रहा, जैसा होता रहा, सब कुछ वो सहती रही, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था जो उनके साथ खड़ा हो सकता। इसी तरह टाइम निकलता जाता है और अब जून साल 2025 आ जाता है। इस दौरान दोनों बच्चियां गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई हुई थी और अभी उन्हें आए हुए 1 दिन भी नहीं गुजरा था कि पवन उस रात को अपनी छोटी बेटी के पास जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। पर वो मासूम बच्ची रोना शुरू कर देती है और पवन से कहती है कि पापा प्लीज आज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर पवन उसे छोड़ देता है और अपनी हवस मिटाने के लिए बड़ी बेटी के पास जाता है, जिसे देखते ही वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि पवन यहां पर क्यों आया है। पर पवन अपनी बच्ची के आंसू देखने के बाद भी उसके साथ गलत काम करता है। हालांकि बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक नहीं सुनता। लेकिन तभी पवन का बेटा यहां पे आ जाता है। दरअसल बहन के रोने की वजह से उसकी आंख खुल गई थी, इसलिए वो चेक करने उसके कमरे में जाता है। पर अपने पिता को वहां इस हालत में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो फौरन पवन के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर पवन उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। साथ ही वो उसे पिस्तौल भी दिखाता है, जिस वजह से वो 15 साल का बच्चा भी डर जाता है और अगले दिन अपनी बहनों के पास जाकर उनसे पूरी कहानी पूछता है। तब वो उसे बताती हैं कि पवन हर रोज उनके पास आता है और फिर उनके साथ वो गलत काम करता है, उन्हें मारता है, पीटता है, धमकी देता है कि अगर उन्होंने किसी को भी ये बताने की कोशिश की तो वो जान ले लेगा, सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये सुनकर पवन का बेटा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने पिता के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करा देता है। लेकिन वो बदनामी के डर से पुलिस को ये नहीं बताता कि पवन अपनी बेटियों के साथ ही गलत काम करता है। इसलिए अब वो खुद ही बहनों को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। लेकिन पवन के सामने उसकी एक नहीं चलती, इसलिए वो इस बार दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने चाचा के घर जाने का फैसला करता है, ताकि उसकी बहनों को पवन से कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल जाए। और ऐसा होता भी है। वो दोनों को लेकर मथुरा के कोसी कला में स्थित अपने चाचा के घर में पहुंच जाता है और तीनों भाई बहन उनके घर में आराम से रहने लगते हैं, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी डर के। पर पवन यहां भी पहुंच जाता है और बेटियों को ले जाने की जिद करने लगता है, जिसके चलते पवन का बेटा और भतीजा उसकी जान ले लेते हैं। अब पवन के बारे में जब पुलिस छानबीन करती है तब पता चलता है कि उस पर पहले भी डकैती, किडनैपिंग और छेड़छाड़ जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा पवन पर अपनी मां को मारने का भी आरोप लगा था। दरअसल उसके पिता की रोडवेज में सरकारी नौकरी थी, जो उनके मरने के बाद उसकी मां को मिलने वाली थी। लेकिन पवन वो नौकरी खुद पाना चाहता था, इसलिए उसने 2008 में अपनी मां को ही मार डाला ताकि वो ये नौकरी पा सके। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि साल 2014 में उस पर अपनी पत्नी को मारने का भी इल्जाम लगा था, जिसे पवन ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसे बीमे के पैसों की जरूरत थी। इसलिए पवन ने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। साथ ही अपनी 22 महीने की एक बेटी को भी उसने ऐसे ही मार दिया। इसके अलावा उस पर अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप दर्ज था और वो एक लड़की के अपहरण के आरोप में भी जेल जा चुका था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, ये फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जबकि दोनों आरोपी यानी कि पवन का बेटा और भतीजा पुलिस की हिरासत में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, जब मीडिया रिपोर्ट्स ने पवन के बेटे से पूछा कि उसने अपने पिता को क्यों मारा, तब उसने जवाब देते हुए कहा कि वो पिता नहीं बल्कि शैतान था, जिसका अंत होना बहुत जरूरी था। वैसे आपको क्या लगता है, पवन के बेटे ने क्या सही किया? क्या पवन को यही सजा मिलनी चाहिए थी?
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।